रात का वक्त था। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग अपने अपने कमरों में दुबके बैठे हुए थे। कोई किसी से नजरें न मिला पा रहा था। मगरिब के बाद का ये वक्त हर रोज हम सब का दुख ताज़ा कर देता था और हम सब घर वाले एक दूसरे से छुप छुप कर अपने अपने कमरे में बंद होकर अपना अपना दुख हल्का करने की कोशिश करते। ऐसा पिछले एक हफ्ते से हो रहा था। एक हफ्ते में से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था कि जिस दिन हम सब उस अजियतनाक वक्त से ना गुजरे हों। काफी देर अपने कमरे में बंद रहने के बाद मैं खुद को मजबूत करते उठी और कमरे से बाहर निकली। एक मैं ही तो थी कि जिसको मजबूत बनना था, अपनी बूढ़ी माँ और कमजोर बाप को संभालना था। मैंने सहन में लगे वाश बेसन से हाथ धोए और फिर मुंह पर छींटे मारे ताकि हालत कुछ बेहतर हो सके। मेरी आंखें रोने की चोगली खा रही थीं। धोने के बाद हालत कुछ ठीक हुई तो मैं तौलिए से मुंह पोंछते चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए भाई के कमरे की तरफ गई और दरवाजे पर दस्तक देकर खाना लग जाने की इत्तला दी और वहां से अम्मा अब्बा के कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखे वो दोनों अपनी आंखें साफ करने लगे। मेरा अंदाजा ठीक था, मेरे आने से पहले वो दोनों भी रो रहे थे, जबकि मुझे देखकर एकदम से आंसू पहुंचे और मुस्कुराने लगे। कैसे हम सब एक दूसरे को दिलासे दे रहे थे और बहाने बहाने से जीने की वजह ढूंढ रहे थे। हम पर जो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे उनसे निकलना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। खैर, मैंने अम्मा और अब्बा को उठाया और उन्हें लेकर खाने की मेज पर आई। उनको कुर्सियों पर बिठाया और किचन की तरफ चली गई ताकि खाना डाल कर लाया जा सके। अम्मा अब्बा की हालत देखकर मुझे बेहद दुख हो रहा था। कैसे वो दोनों एक हफ्ते के अंदर अंदर ही कमजोर और लागिर हो गए थे। एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें न जाने कितनी बीमारियों ने आन घेरा था। मैं खाना डालकर लाई और मेज पर लगा दिया। फिर अफसोस से भाई के कमरे के दरवाजे को देखा जो अभी तक बंद था। मैंने फिर से जाकर 2-3 मरतबा दस्तक दी मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मैं नफी में सर हिलाते हुए वापस आकर कुर्सी पर बैठ गई और खाना निकालकर अम्मा और अब्बा को देने लगी। थोड़ी देर बाद हम खाने से फारिग हो चुके थे। खाना क्या था, बस बराए नाम ही चंद लुकमे हुए थे जो बस जिंदा रहने के लिए खाते थे। बर्तन समेटने के बाद मैंने अम्मा के कहने पर एक दफा फिर से दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन भाई के कमरे का दरवाजा न खुलना था सो न खुला। थोड़ी ही देर बाद बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला था। मेरी फुप्पो, चचा, चच्ची, ताई और ताया थे। सब ने शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा और अंदर लाउंज में आकर अम्मा और अब्बा से मिले। एक दूसरे से गले मिलते अम्मा और फुप्पो फिर से रो पड़ी थीं। ताई ने बड़ी मुश्किल से दोनों को चुप करवाया। पिछले एक हफ्ते से हमारे घर में यूं ही मातम हो रहा था। मेरा बड़ा भाई, हमारा इकलौता सहारा, एक हफ्ते पहले अचानक ही हमें छोड़कर जा चुका था। उसका जाना हमारे लिए किसी साने से कम नहीं था। हम पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। किसने सोचा था। इस अचानक हादसे से अभी 1.5 माह पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। हम हंसी खुशी अपने घर में रह रहे थे और फिर यूं अचानक ये हादसा हो गया था जिसने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली थीं और हमें तोड़कर रख दिया। फुप्पो, ताई और अम्मा ने भाई की बातें शुरू कर दी, जबकि चची एक तरफ खामोश सी बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो भी तो नई थी। उनकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था, इसीलिए वो हम सबसे ज्यादा घुल मिल नहीं सकी थी। मैं भी ताई के साथ एक तरफ जाकर बैठ गई। भाई की बातें सुनकर एक दफा फिर से आंसू छलक पड़े। तभी फुप्पो ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो अपने भतीजे को देखना चाहती हैं। फुप्पो ने मुझे कहा कि मैं उन्हें भाई की शादी की वीडियो लगाकर दिखाऊं। मैं ना चाहते हुए भी मजबूरन कमरे से लैपटॉप लेने चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा अब्बा भाई की शादी की वीडियोस देखें और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन फुप्पो की बात भी नहीं टाल सकती थी। सो लैपटॉप उठा कर लाई और शादी की फिल्म चला दी। मेरा भाई हंसता खेलता कितना खुश था, न जाने किसकी नजर खा गई। सब साथ साथ वीडियोस देख रहे थे और साथ साथ बातें भी जारी थी। अम्मा तो बार बार भाई की तस्वीर को छूकर प्यार दिए जा रही थी और साथ साथ रो भी रही थी। तभी फुप्पो ने अम्मा को मुखातिब करते हुए कहा और पूछा कि कनीज, तेरी बहू कहाँ है। इस सवाल पर अम्मा ने फौरन से मेरी तरफ देखा था, जबकि मैं तो खुद बहुत घबरा गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फुप्पो को क्या जवाब दूं। न झूठ बोल सकती थी और ना ही सच बता सकती थी। फुप्पो की सख्त तबीयत से हम सब अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर फुप्पो को भाभी के बारे में भिनक भी लग जाती तो न जाने कितना तमाशा हो जाता। और हमारा मातम वाला घर था, हम घर में कोई तमाशा नहीं लगवा सकते थे। इससे पहले कि मैं और अम्मा फुप्पो को कोई जवाब देते, घर के दरवाजे से मोहल्ले के मर्दों खवातीन आते हुए दिखाई दिए। वो लोग रोजाना रात के खाने के बाद हमारा दुख हल्का करने चले आते थे। अब्बा, ताया और चच्चा मर्दों को लेकर बैठक में चले गए, जबकि औरतें वहीं लाउंज में ही एडजस्ट हो गईं। मैंने औरतों को आते देखकर एक सुकून भरी सांस खारिज की थी कि चलो उनके आने से फुप्पो का ध्यान भाभी की तरफ से हट जाएगा, लेकिन ये महज मेरी खुशफहमी थी। उन औरतों ने भी हमारे हाल अहवाल के बाद भाभी का पूछा था, लेकिन हमारे पास किसी को बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। अब भला क्या बताती उनको कि उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं है। मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं उनको बता दूं कि भाभी को नींद की गोली देकर सुला दिया है। अभी मैं बोलने ही लगी थी कि इससे पहले अचानक से भाई के कमरे का दरवाजा खुला और भाभी बाहर आई। उसे देखते ही मैंने और अम्मा ने सर शर्म से
से झुका लिए थे। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। हमारे सामने ही हमारी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। अब किसी से क्या शिकायत करते। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई की पसंद ऐसी होगी, लेकिन अब क्या हो सकता था। जो होना था वो हो गया। अब पछताने का क्या फायदा था। काश कि अम्मा उस वक्त भाई की बात न मानती तो आज हमें ये दिन न दिखना पड़ता। कभी नहीं सोचा था कि भाभी ऐसा बर्ताव करेगी। सब औरतों की नजरें भाई के कमरे की तरफ थीं। वो तौबा तौबा करती कानों को हाथ लगा रही थीं। भाभी के सुलिये की उम्मीद किसी को भी न थी। अभी तो इसकी इद्दत को बमुश्किल हफ्ता हुआ था। वो इद्दत में थीं और उसकी ये हालत। औरतें अब सवालिया नजरों से मुझे और अम्मा को देखने लगी थीं। जब भाभी बमुश्किल सुर्ख रंग का कामदार और भारी लहंगा संभालते हुए हमारी तरफ आईं, उसके चलते ही उसके पैरों में बंधी पायल और बाजुओं में मौजूद चूड़ियों की खनकार ने शोर मचाया था। वो मुकम्मल लाल जोड़े में सजी हुई थी, भर भर के जेवरात पहने हुए थे और चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट थी। वो मुकम्मल एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वो चलते हुए हमारे पास आकर रुकी और कुछ देर खड़ी होकर लैपटॉप पर चलती वीडियोस को देखती रही और फिर लैपटॉप उठाकर अपने कमरे में ले गई। फुप्पो का तो भाभी का ये हुलिया देखते ही पारा हाई हो गया। अभी वो फौरन से उठकर भाभी के पीछे गई थी, मगर इससे पहले ही भाभी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। फुप्पो आग भगोला होती वापस हमारे पास आई और अम्मा की क्लास लेनी शुरू कर दी। फुप्पो ने अम्मा से कहा कि कनीज, ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? क्या तुम इस घर के रस्म और रिवाज भूल गई हो? तुम जानती हो ना कि इस घर में रहने के कुछ उसूल हैं, मगर लगता है कि बेटे की मौत के बाद तुम सब भूल गई हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब याद करा देती हूँ। मैं तुम्हें सब याद करा देती हूँ कि जिस औरत का शौहर मर जाए वो बेवा होती है और बेवा औरत पर इद्दत पूरी करना लाजिम है। ये हमारे घर में ही नहीं बल्कि इस्लाम में भी है। मगर अफसोस कि अभी तुम्हारे बेटे की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और तुम्हारी बहू बन ठन के सुहागन की तरह तैयार बैठी है। फुप्पो का तमाशा शुरू हो चुका था। अम्मा चुपचाप फुप्पो की बातें सुनती जा रही थी। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। फुप्पो कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। जो कुछ भी था फुप्पो सच ही तो कह रही थी। फुप्पो अभी के अभी भाभी को घर से निकालने का कह रही थी। जब बड़ी मुश्किल से मैंने सिचुएशन हैंडल की और फुप्पो को बड़ी मुश्किल से समझाया। हमारी पूरी बात सुनकर सभी ने अफसोस का इजहार किया। भाभी को इस घर में रखना और इस सुलिये में देखना और बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी थी। अगर मजबूरी न होती तो खुशी से कौन कहता है कि मुर्दा बेटी की बीवी जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी न गुजरे और फिर से दुल्हन बनकर बैठ जाए और घर वाले बर्दाश्त करते रहें। हम किसी खुशी से ये सब नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारी भी एक मजबूरी थी। कुछ देर बैठने के बाद सब लोग वापस अपने अपने घरों को चले गए, जबकि फुप्पो जाते जाते अम्मा को भाभी की कड़ी निगरानी का कह के गई थी। साथ ही साथ अम्मा को कहा कैसे समझाओ ताकि वो बाज आ जाए। अम्मा ने फुप्पो की बात सुनकर सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। उनको रुखसत करने के बाद हम अपने अपने कमरों में आकर सो गए थे। वक्त गुजरता गया था लेकिन भाभी अभी तक वैसी ही वैसी थी। उसमें जरा बदलाव न आया। वही मिजाज, वही आदतें, वही हरकतें। मैं और अम्मा समझा समझा कर थक गए थे, मगर मजाल है जो इस पर रत्ती बराबर भी असर हुआ हो। वो यूं ही रोज बरोज दुल्हन की तरह तैयार होती और शादी की वीडियोस लेकर कमरे में बंद हो जाती। उसके कमरे से अक्सर बातों की आवाजें सुनाई देती थीं। न जाने वो किस किस से बातों में लगी रहती थी। हम बेहद परेशान थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं। भाई की मौत को 6 महीने गुजरे थे। वक्त बहुत बड़ा मरहम है और बड़े बड़े जख्म भर देता है। वक्त के साथ साथ हम भी संभल गए थे, सिवाय भाभी के। न जाने उसको कब समझ आनी थी। ये मेरा घराना था। मेरा नाम किरण है। हम 2 बहन भाई थे, एक मैं और एक मेरे भाई आसिफ। मेरे वालिद साहब कपड़े का कारोबार करते थे। उनकी शहर में कपड़ों की 6 दुकानें थीं, जिनसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, जिससे हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा था। मेरे भाई ने बीए के बाद कॉलेज छोड़ दिया और अब्बा के साथ दुकानों पर बैठने लगा। यूं अब्बा की थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल गई। हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन जब हम रात का खाना खा रहे थे तो उसी दौरान भाई ने अम्मा को कहा कि वो शादी करना चाहता है। अम्मा की तो जैसे मुराद बराई थी, जबकि अब्बा ने घूर कर दोनों को देखा था। अम्मा अब्बा की घोरियों की परवाह न करते हुए झट से बोली कि मैं आज ही रिश्ता देखना शुरू करती हूँ। तुम बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है ताकि मैं उसके मुताबिक लड़की ढूंढ सकूं। मगर भाई की अगली बात से अम्मा की खुशी मान पड़ गई। भाई ने कहा कि उसने लड़की खुद पसंद कर ली है, आप बस उसके घर रिश्ते ले जाइए। आप बस उसके घर रिश्ता ले जाने की तैयारियां करें। अम्मा और अब्बा हैरानगी से भाई के मुंह की तरफ देख रहे थे। उन्हें भाई की बात सुनकर बेहद दुख हुआ था। आज से पहले तो भाई ने कभी भी कोई काम अम्मा अब्बा की इजाजत लिए बगैर नहीं किया। आज जब शादी की बारी आई तो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसने बगैर माँ बाप के मशवरे से कर लिया। अम्मा भाई को कुछ कहना चाहती थी, जब अब्बा ने अम्मा के हाथ पर हाथ रखकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। अब्बा समझ गए थे कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया था, अब उसे उंगली पकड़कर चलने की जरूरत नहीं थी। खैर, अम्मा ने लड़की के बारे में भाई से पूछा तो पता चला कि लड़की यतीम है और अपनी चच्चा चच्ची के साथ रहती है। 2 दिन बाद ही अम्मा, मैं और अब्बा जाकर लड़की को देख आए थे। शक्लो सूरत से तो वो बेहद खूबसूरत थी, मगर आदात और सलीके का पता तो शादी के बाद ही लगता है। वो लोग कुछ अजीब से थे। उन्होंने हमसे किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं की और ना ही कोई पूछताछ। ये बड़ी हैरानी की बात थी, वरना कहाँ कोई आजकल के दौर में बिना छानबीन किए
अपनी बेटी का रिश्ता देता है। खैर अम्मा ने अपनी तरफ से उनको एक दफा अपने घर आने की दावत दे दी ताकि वो आकर अपनी तसल्ली कर लें, मगर इस बात का भी लड़की की चच्ची ने बड़ी सहूलत से इनकार कर दिया। उन्होंने बस तारीख दी और कहा कि इस तारीख को आकर अपनी अमानत ले जाएं। अम्मा ने जेवर की डिमांड के बारे में पूछा तो इस पर भी उसने साफ कह दिया कि वो ना तो जेवर लेंगे और ना ही जहेज देंगे। उन लोगों ने हमें सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया, जिसे अम्मा और अब्बा ने बड़ी मुश्किल से 1 महीने का वक्त लिया, क्योंकि हमने अभी जरा तैयारी नहीं की थी। बहुत जल्दी भी करते तो तैयारियों में महीना लग जाना था। खैर अम्मा उस लड़की के हाथ में भाई की अंगूठी पहनाकर आ गईं और करते भी तो क्या, अकलौते बेटे की पसंद जो थी उसकी खुशी को देखते हुए ये कड़वा घूंट भर नहीं था। खैर दिन गुजरते गए और तैयारियां शुरू हो गईं। इस बीच अम्मा ने 1-2 मरतबा भाई को समझाने की कोशिश भी की थी कि यूं जल्दबाजी ठीक नहीं, बेहतर है कि कुछ वक्त और ले लो और अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करो, मगर भाई ना माना। उसने अम्मा को मुतमईन कर लिया कि उसका फैसला बिल्कुल ठीक है, मगर ये तो वक्त ही बताने वाला था कि उसका फैसला सही था या फिर गलत। मुकर्ररा वक्त आन पहुंचा और हम भाई की पसंद की लड़की को ब्याह कर ले आए खानदान भर ने लड़की के खानदान के बारे में सवाल उठाए। उसके चचा चच्ची उसको रुखसत करने के दूसरे दिन ही शहर छोड़कर कहीं चले गए। भाभी ज्यादातर कमरे के अंदर ही रहती थी। उनकी शादी को 6 दिन गुजर गए थे, मगर सिवाय खाने के वक्त वो कमरे से बाहर ही ना आती थी। नई नई शादी थी, हमने भी ज्यादा जोर करना मुनासिब न समझा। अगले दिन भाई भाभी को लेकर कमरे से बाहर आए और अम्मा से कहा कि वो भाभी को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं। शाम का वक्त था, सर्दियों के दिन थे, अंधेरा जरा जल्दी ही पड़ जाता था। अम्मा ने भाई को रोका कि इस वक्त मुनासिब नहीं है, तुम इस वक्त मत जाओ, कल सुबह सवेरे चले जाना, अभी तो कुछ ही देर बाद अंधेरा फैल जाएगा, कहाँ घूमोगे अंधेरे में। भाई ने भाभी की तरफ देखा और फिर अम्मा से कहा, अम्मा इसका दिल अभी चाह रहा है, आप फिक्र न करें, बस हम ये सड़क पर चहलकदमी करके वापस आ जाएंगे। अम्मा भाई को रोकना चाह रही थी, मगर भाई बीवी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। मैंने अम्मा को लाकर कुर्सी पर बिठाया और अम्मा का दिल बेहद घबरा रहा था। कुछ ही देर बाद भाई भाभी को अंदर लिए तेजी से दाखिल हुए और भाभी को कमरे में छोड़कर वापस बाहर जाने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं भागकर भाई के पास गई और इससे पूछा कि क्या हुआ, तो भाई ने मेरी बात का जवाब न दिया और बाहर जाने लगा। अचानक दरवाजे के पास पहुंचकर रुका और फिर दौड़कर अम्मा के कदमों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। अम्मा का तो दिल ही दहल गया। कौन माँ है जो अपनी औलाद को यूं रोता देख सकती है। अम्मा ने भाई को फौरन से अपनी आगोश में भर लिया और चुप कराने लगी। कुछ ही देर बाद भाई के रोने की आवाज बंद हो गई थी। अम्मा यूं ही भाई का सर गोद में रखे नीचे बैठी हुई थी। उनको लगा कि शायद भाई सो गया है। अम्मा घंटा पूरा वहीं एक जगह शक बैठी रहीं कि कहीं भाई की नींद में कोई खलल ना आ जाए। हालांकि मैं कई बार अम्मा के पास आ चुकी थी और कह चुकी थी कि भाई को उठाएं, कहें अपने कमरे में आराम करें और आप भी यहाँ ठंडे फरस से उठें, लेकिन अम्मा ने मुझे टोक दिया। खैर फिर मैं खाना बनाने में मसरूफ हो गई। खाना मेज पर लगाने के बाद जब मैंने अम्मा को खाने के लिए बुलाया तो वो भाई को जगाने लगी। जैसे ही अम्मा ने भाई की खलाई छुई, एकदम बिदक कर पीछे हुई और फिर फौरन से भाई को सीधा करके टटोलने लगी। अगले ही लम्हे अम्मा की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। मैं भाग कर अम्मा के पास पहुंची। भाई की हालत देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने फौरन से किसी ख्याल के तहत भाई की नब्ज चेक की। भाई का जिस्म ठंडा यख पड़ा हुआ था। वो एक मुर्दा वजूद था जिसमें जिंदगी की कोई हरारत बाकी न थी। फिर जिस्म कैसे गर्म रह सकता था। अम्मा इंतहाई कर्ब से चिल्ला रही थी। वो कहाँ जानती थी कि उसका बेटा यूं उसकी गोद में सोते सोते हमेशा के लिए अब्दी नींद सो जाएगा। अगर अम्मा जानती कि उनका बेटा दोबारा कभी भी नहीं उठेगा तो कभी भी इसको सोने न देती, मगर नसीब से कौन लड़ सकता है। घर में कोहराम समझ गया। मोहल्ले और खानदान वाले सब इकट्ठे हो गए थे। हर एक को इस साने की खबर मिल गई थी। हर आंख अश्कबार थी, हर एक का दिल खून के आंसू रो रहा था। अम्मा की तो रो रो कर बुरी हालत हो गई थी और भाभी भी अपने होश गंवा बैठी थी। 1 घंटे में से कई मर्तबा गशी के दौरे पड़ चुके थे। उसके साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी ना उतरी थी। फिर ये कैसे हो गया, फिर ये कैसा हादसा हो गया था कि सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा करने वाला यूं आगाज में ही उसे तन्हा छोड़कर चला गया। जाने भाई को क्या हुआ था। अभी तो दोनों हंसते खेलते अच्छे भले घर से बाहर घूमने की घर से गए, फिर अचानक भाई को क्या हुआ था मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और भाभी भी होश में न थी कि उनसे कुछ पूछा जाता। ठंड में पड़े रहने की वजह से भाई की मैयत अकड़ गई थी, इसीलिए उसे रात में ही दफन करने का फैसला किया गया और महज 6 घंटे बाद भाई की मैयत हमारे दरमियान से उठा ली गई थी। इसी दौरान अम्मा का 2 मरतबा बीपी शूट कर गया था। भाई की मैयत दफन होते ही अब्बा को भी हार्ट अटैक आया। अम्मा और अब्बा को फौरन अस्पताल ले जाया गया। 6 घंटे अस्पताल में रहने के बाद तकरीबन सुबह के वक्त इनकी वापसी हुई। सारे घर में बिल्कुल मौत सा सन्नाटा छा गया। 3 दिन तक रिश्तेदार आते रहे। इसके बाद वो सब अपने अपने घरों को चले गए। अभी हम लोग इस सदमे से बाहर ही ना निकले थे कि जब भाई की मौत के चौथे रोज एन इसी वक्त भाभी अपने कमरे से बाहर आई। भाभी की हालत देखकर हमें शदीद झटका लगा। भाभी मुकम्मल दुल्हन की तरह तैयार थी और इधर उधर देखकर खुद से ही बातें करती। थोड़ी देर उधर उधर देखती रही
थी और फिर जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। पूरी रात इसके कमरे से बातों की आवाजें सुनाई देती रहीं। भाभी को भाई की मौत का गहरा सदमा लगा था। वो अपने होशो हवास खो चुकी थी और बिल्कुल पागल हो गई थी। अम्मा दिन को उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती थी ताकि वो लोगों के सामने ना आ सके, मगर उस रात सब लोग उसकी हालत से बखूबी वाकिफ हो गए। इद्दत खत्म होने के बाद भी भाभी हमारे घर में ही रह रही थी। हालांकि उसका हमारे घर में रहने का अब कोई मकसद न था। हमारे पास भी उसे अपने घर में रखने के अलावा और कोई हल नहीं था। अब्बा कई बार उसके चचा और चची के घर चक्कर लगा चुके थे। इनके घर मुसलसल ताला लगा हुआ था और इनके जो नंबर्स हमारे पास थे वो भी बंद थे। एक दिन हम यूं ही बैठे हुए थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो रिश्ता कराने वाली आंटी थी और उनके साथ कुछ लोग और थे। वो लोग मेरे रिश्ते के लिए आए हुए थे। अम्मा ने उनको बैठक में बिठाया और मुझे उनके कुछ इंतजामात करने का बोला। मैं सर हिलाती किचन में चली गई। कुछ देर बाद भाभी भी अपने कमरे से निकलकर बैठक में चली गई। वहां बैठी एक औरत ने भाभी को देखते ही हैरत का इजहार किया था और अम्मा ने इससे भाभी का तारुफ करवाया। जैसे ही उसकी नजर भाभी के चेहरे पर पड़ी वो एकदम चौंक उठी और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फिर अम्मा से कहा कि वो इस घर में रिश्ता नहीं कर सकती। उसके बाद भी 3 से 4 रिश्ते आए, लेकिन हर बार ही रिश्ते के लिए आए हुए लोग भाभी की शक्ल देखते ही रिश्ते से इनकार कर देते थे। जाने इसके चेहरे पर ऐसा क्या था कि उस दिन भी हमारे घर यूं ही रिश्ते वाले आए और कुछ ही देर के बाद उठकर चले गए। शाम के वक्त उन्होंने आंटी के हाथ इनकार भिजवा दिया था। अम्मा गुस्से से भाभी की कमरे की तरफ गईं और कहा कि आज वो भाभी को घर से निकाल लेगी, क्योंकि इसकी वजह से हर बार ही मेरा रिश्ता ठुकराया जा रहा था। अम्मा ने गुस्से से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक झटके से खुला। सामने का मंजर देखते ही अम्मा एकदम से चीखती हुई बाहर आई। अम्मा की चीखें सुनकर मैं और अब्बा भी फौरन भाभी के कमरे की तरफ दौड़े। सामने का मंजर दिल को लर्जा देने वाला था। हमारी आंखों के सामने ही मेरी भाभी पंखे से लटक रही थी और बेड पर लैपटॉप पड़ा था जिसमें हूबहू मेरी भाभी का चेहरा नजर आ रहा था। वो बार बार मेरी भाभी का नाम लेकर उसको रुकने का बोल रही थी। अब्बा ने जल्दी से भाभी को थाम कर उसके गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर बिठाया। भाभी शर्मिंदगी से सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह बैठी हुई थी। उस वक्त वो कहीं से भी पागल नहीं लग रही थी। मैंने उसे पानी लाकर पिलाया। इसके बाद जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो अम्मा ने उससे पूछना शुरू किया, क्योंकि एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि भाभी पागल नहीं हुई थी। वो सिर्फ इस चीज का ड्रामा कर रही थी और वो ऐसा क्यों कर रही थी ये तो अब वही बता सकती थी। दूसरी तजस्सुस की बात ये थी कि अगर वो यहाँ थी तो अभी थोड़ी देर पहले लैपटॉप स्क्रीन पर जो उसकी हमशक्ल थी वो कौन थी, और सबसे अहम बात के भाई की मौत की वजह क्या बनी थी। उसको ऐसी किस बात का सदमा पहुंचा था जिसने उसकी जान ले ली। इससे पहले कि भाभी कोई जवाब देती, अचानक भाभी के नाम को पुकारती हुई एक औरत आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई और आते साथ ही उसने भाभी के मुंह पर चमाट मार दी और उसके बाद फिर उसने भाभी को गले लगा लिया। जबकि हम कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहे थे। ये वही भाभी की हमशक्ल थी। हमारी मौजूदगी महसूस करते वो औरत हमारी तरफ मुड़ी। उसका लिबास इंतहाई नाजेबा था जो अब्बा के साथ साथ हमें भी नजरें झुकाने पर मजबूर कर गया। अब्बा फौरन से पहले कमरे से बाहर निकल गए। मेरी भाभी चिल्ला चिल्ला कर उस औरत को यहाँ से जाने का कहने लगी। जब उस औरत ने अम्मा को मुखातिब किया और कहा कि वो भाभी से अकेले में कुछ बात करना चाहती है और उसको अपने साथ ले जाना चाहती है, मगर उसकी बात सुनकर भाभी फौरन से दौड़कर अम्मा के पीछे छुप गई और अम्मा के आगे हाथ जोड़ने लगी कि उसे अकेला न छोड़ें और उस औरत के साथ बिल्कुल न भेजें, वरना ये औरत उसे मार देगी। भाभी बेहद डरी हुई थी और डर से कांप रही थी। अम्मा ने भाभी को अपने साथ लगाते हुए तसल्ली दी कि ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, बस तुम ये बताओ कि ये कौन है और तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। उसके बाद भाभी ने जो कुछ हमें बताया सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल ये औरत जो भाभी की हमशक्ल थी ये एक तवाइफ थी और बदकिस्मती से भाभी की माँ इस औरत को एक अमीर आदमी ब्याह कर कोठे से निकाल कर ले गया था जहां इसकी औलाद हुई। लेकिन इस औरत ने तवाइफों वाले काम न छोड़े, जिससे तंग आकर इसके शौहर ने उसे तलाक दे दी और बेटी समेत घर से बाहर निकाल दिया। भाभी की माँ ने भाभी को यतीम खाने में छोड़कर कोठा संभाल लिया और वापस मुड़कर कभी भी उसकी खबर न ली। भाई और भाभी की मुलाकात कपड़ों की दुकान पर हुई थी जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। भाई को पता था कि अम्मा यतीम खाने में रहती लड़की से कभी उसकी शादी नहीं करवाएंगी, इसीलिए इन दोनों ने एक फैमिली को कुछ पैसे देकर चच्चा चच्ची बनने पर राजी कर लिया। तभी वो लोग शादी के दूसरे दिन ही गायब हो गए। भाई ने शादी पर जिन गाने बजाने वालियों को बुलाया था उनमें से एक भाभी की माँ भी थी। उस वक्त वो नहीं जानती थी कि ये उसकी बेटी की शादी की तकरीब है, लेकिन भाभी को देखते ही वो पहचान गई थी कि ये उसी की बेटी है। अपनी बेटी को यूं जवान और खूबसूरत देखकर वो बेहद खुश थी। अब उसका इरादा अपनी बेटी को भी कोठे पर बिठाने का था, मगर अफसोस कि भाभी की शादी ने उनका ये मंसूबा नाकाम कर दिया। मगर फिर भी वो मौका की तलाश में थी कि कब उसे मौका मिले और वो भाभी को उठाकर ले जाए। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन भाई ने उसको देख लिया। वहीं उसके शातिर दिमाग ने एक और चाल चली और भाई को अपने बारे में बता दिया और साथ ही ये भी कहा कि मेरी बेटी भी एक तवाइफ है। उसने सोचा था कि ये बात सुनकर भाई भाभी को तलाक दे देंगे, मगर भाई को भाभी से मोहब्बत थी।
वो इसे तलाक तो न दे सके मगर उसके तवाइफ होने का सदमा बर्दाश्त न कर पाए और जिंदगी की बाजी हार गए। भाई की मौत के बाद तो भाभी की माँ का रास्ता और भी आसान हो गया था। तभी भाभी ने अपनी माँ से बचने की खातिर पागल हो जाने का नाटक शुरू कर दिया। लेकिन अभी भाभी की माँ को पता चल ही गया था कि भाभी पागल नहीं है। तभी उसने भाभी को अपने साथ ले जाने की धमकी दी, जिस पर भाभी ने खुदकशी की कोशिश की। भाभी कहते कहते रो पड़ी थी, जबकि वो औरत शोलाबाज नजरों से भाभी को घूर रही थी। जब अम्मा ने आगे बढ़कर इस औरत का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दिया था, वो थी ही इस काबिल कि उसकी एक झूठ की वजह से मेरा भाई मरा था। उसकी अपनी बेटी बेवा हुई थी। वो औरत जिसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा था, वो कैसे किसी और की हो सकती थी? ऐसी औरतों का खुला रहना ठीक नहीं था। अम्मा ने उसी वक्त 15 पर कॉल मिलाकर उसको पुलिस के हवाले करवा दिया। उसके बाद अम्मा ने हम दोनों की शादियां अच्छी जगह कर दी और आज हम दोनों अपने अपने घरों में खुश और मुतमईन हैं।